मॉर्निंग बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखिए बच्चों, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया है जो इस सेमेस्टर का, उसका नाम था शीत युद्ध का दौर। और इसमें हमने बताया था कि यह युद्ध जो था यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था और अंत में 1990 में जो सोवियत संघ है वो हार गया था, उसके टुकड़े हो गए थे और अमेरिका महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया था। तो ये चैप्टर जो है ये आपका उसी पर बेस्ड है कि अमेरिका के महाशक्ति के बनने के बाद क्या विश्व में कोई और ऐसी शक्तियां भी उभरी जो अमेरिका के मुकाबले बेहतर हों या अमेरिका को टक्कर देती हों। तो अमेरिका को टक्कर देने वाले बहुत सारे ऐसे वैकल्पिक केंद्र उभरे हैं या ऑप्शनल आप सेंटर कह सकते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर उभरे हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देते हमें प्रतीत होते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके ऑप्शन के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो आज इस चैप्टर की मैं आपको समरी करवाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत पहले मैं मुख्य बिंदु बता देती हूँ कि आपको क्या क्या मैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी। आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से केंद्र उभरे हैं, उसमें यूरोपियन संघ का क्या महत्व है, आसियान क्या है, उसका महत्व क्या है, चीन की क्या स्थिति है, चीन को क्यों हम उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, भारत जो है वो किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, अमेरिका के साथ उसके क्या संबंध हैं और चाइना के भारत के साथ क्या संबंध हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अमेरिका के मुकाबले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर कौन कौन से हैं जिन्हें हम अमेरिका के ऑप्शन के रूप में देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं यदि अमेरिका के वर्चस्व को कोई टक्कर दे सकता है या अमेरिका के वर्चस्व को कोई हिला सकता है तो वो कौन कौन से केंद्र हैं। तो सबसे पहले यूरोपियन संघ की हम बात करेंगे कि अमेरिका के मुकाबले यूरोपियन संघ जो है वो सत्ता का एक बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूरोपियन संघ की जो आर्थिक नीति है, सैन्य नीति है, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं और उसका जो इंटरनेशनल इफेक्ट वो बहुत बेहतर माना जाता है। यानी अमेरिका से भी बढ़कर हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो यूरोपियन संघ है। और यूरोपियन संघ जो है बच्चों वो 1992 में बना था और ये यूरोप के देशों का एक ग्रुप है। देखिए अभी मैं समरी बता रही हूँ इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने लगूंगी तो इनके बारे में मैं डिटेल में एक एक के बारे में आपको बताना शुरू कर दूंगी। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का ग्रुप है और 8% पॉपुलेशन जो है वो इस ग्रुप से रिलेटेड है। देखिए बेटे, एशिया कॉन्टिनेंट के जो दक्षिण पूर्वी देश है ना, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम दिया उन्होंने आसियान, और पूरी विश्व की पॉपुलेशन का ये 8% हिस्सा इसमें हम देखने को मिलता है हमें। चीन जो है वो तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का अगर कोई देश आधार है तो वो चाइना है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोर्ट जो किया जाता है विदेशों में वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि विश्व के विभिन्न देशों की इंडस्ट्रीज जो हैं वो चल पाती हैं। भारत 1990 के दशक के बाद से भारत ने भी तेजी से विकास किया है, भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है और भारत के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें चेंजेस किए गए हैं, फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें भारत भी एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है। अब इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चीन जो है उसने अपना आधुनिकीकरण कैसे किया था। देखिए बेटे, 1970 के बाद चीन ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। 1973 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने देखिए बेटे 4 चीज़ों में बहुत बढ़िया चेंज किए थे। वो थी कृषि, उद्योग, सेना और प्रौद्योगिकी, साइंस प्रौद्योगिकी, जिसे आप साइंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने ही यह कहा था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो इन 4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्नति करनी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो चीनी नेता थे देंग शियोपिंग ने खुले द्वार यानी ओपन डोर की एक नीति अपनाई थी। ओपन डोर का मीन्स क्या होता है, इन्होंने जो दूसरे देश थे उनको अपने देश में आने के लिए न्योता दिया, अर्थात इन्वेस्टमेंट करने की
फुल छूट दे दी थी कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंडस्ट्रीज लगाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या था कि ये यहाँ पे रोजगार लेके आना चाहते थे, टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते थे। इनको पता था कि बाहर की कंपनियां जब यहाँ आएंगी तो इन्हें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और देखिए बेटे, चीनी नेता जो थे ना, इन्होंने ये कहा था कि ये रूस की तरह मॉडर्न बनने के लिए या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने के लिए शॉक थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे। अब शॉक थेरेपी क्या है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो कई बार उसे शॉक दिया जाता है ताकि वो झटके से एकदम सांस ले सके या दोबारा से जिंदा हो सके। तो इसी तरीके से रशिया में भी एक ये शॉक थेरेपी यूज़ की गई थी, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं थी और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे में चाइना ने कहा कि वो शॉक थेरेपी जैसी कोई पॉलिसी नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि वो ढंग से अपना विकास करेंगे। 1982 एवं 1998 में चीन ने कृषि और औद्योगिकरण, यानी आप कह सकते हो एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का प्राइवेटाइज निजीकरण कर दिया था, जिसे आप प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, कि इसको प्राइवेट बना दिया था ताकि विदेशी निवेशक यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंटर हैं वो यहाँ पर आ सके। अब आपको पता चल गया होगा कि चीन ने किस तरीके से अपने यहाँ पर सुधार की शुरुआत की थी। फिर आता है आपका यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ जो है बेटा, ये एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रुप है, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। प्रारंभ में यूरोपियन संघ का निर्माण पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार आर्थिक मामले में एक दूसरे की हेल्प के लिए किया था। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 1945 में आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इन देशों ने अपना सुधार करने के लिए, यूरोप के देशों ने अपना सुधार करने के लिए एक ग्रुप बनाया था ताकि ये बिजनेस में और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अब हेल्प कर सकेंगे कब करेंगे? जब ये ग्रुप बना लेंगे। अब देखिए बेटे, राजनीतिक सहयोग के रूप में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि 1949 में इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और उसके बाद इन्होंने अपने इस संघ को पॉलिटिकल कह सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में ढाल लिया। अर्थात ये कह दिया कि हमारा एक संविधान भी होगा, हमारी खुद की मुद्रा होगी, हमारा एक फ्लैग भी होगा, हमारी खुद की रूल रेगुलेशंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सब कुछ नए तरीके से इजाद किया, जिसकी वजह से इन देशों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा है। फिर उसके बाद हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है, मैंने आपको बता ही दिया था। और ये जो देश हैं ये इन्होंने भी इसीलिए बनाया था कि ताकि ये देश जो हैं एक दूसरे की हेल्प कर सके और जो एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें शांति बनी रह सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर स्थिति को ख़राब कर देती हैं। अब इसमें सबसे पहले अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी और 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस, म्यांमार भी इसके संगठन के सदस्य बने। आगे चलकर कंबोडिया भी इसका सदस्य बन गया। अब हम मेन इसके उद्देश्य पढ़ेंगे इसमें कि ये उद्देश्य है क्या। तो देखिए बेटे, इसमें हम पढ़ेंगे कि इन्होंने ये संगठन बनाया ही क्यों। तो ये संगठन बनाने के पीछे ये था कि ये सभी देश मिलकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाएंगे, शांति एवं सुरक्षा स्थापित करेंगे, कृषि और व्यापार में आपस में हेल्प करेंगे। देखिए बेटे, इस चैप्टर के अंतर्गत अभी यही आपको पढ़ाना है कि जो यूरोपियन संघ है, आसियान है, भारत है, चीन है, वो किस तरीके से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, या आप कह सकते हैं अमेरिका के समक्ष खड़े होने की क्षमता रखते हैं, और क्या क्या इनका सहयोग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनके उद्देश्य क्या हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर और भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।